नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जसपुर में आयोजित लाभार्थी सम्मान समारोह और जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी, करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की दी सौगात। लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी को दी सौगात। जिले में तारामंडल और माउंट म्यूजियम का किया शिलान्यास, अपनी जीत का किया दावा। बीजेपी ने उत्तराखंड की 2 लोकसभा सीटों पर किया एक्सपेरिमेंट। पौड़ी और हरिद्वार में क्या बलूनी और त्रिवेंद्र दिलाएंगे जीत, यह भाजपा को भारी पड़ेगा प्रयोग। राजनीतिक दलों को चंदा देने वाली कई कंपनियों के नाम हुए उजागर। सिल्क यारा टनल का निर्माण करने वाली नवयुग कंपनी का भी नाम शामिल। कांग्रेस अब उठा रही सवाल। और देश भर में घटे पेट्रोल और डीजल के दाम। उत्तराखंड कांग्रेस ने सरकार की नीयत पर उठाए सवाल, कहा चुनाव खत्म होते ही फिर बढ़ा दिए जाएंगे दाम। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। जसपुर में आयोजित हुए इस लाभार्थी सम्मान समारोह और जनसंवाद कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया, जिसके बाद सीएम धामी ने कहा कि जसपुर नगर पालिका परिषद के नए भवन का निर्माण भी जल्द किया जाएगा ताकि जनता को सुविधा मिल सके। विधानसभा में हो रहे विकास कार्य यहां के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। इसके अलावा सीएम धामी ने स्कूलों के उच्चीकरण की भी घोषणा की है। जसपुर नगर पालिका परिषद का नया मुख्यालय भवन, यह भी नगर पालिका परिषद की जो कार्य क्षमता है उसको बढ़ाने में अपनी बहुत अहम भूमिका निभाएगा। और इसके बनने से नगर पालिका परिषद आप लोगों के लिए पहले से भी और अच्छे तरीके से और अच्छी सुविधा देने का काम करेगी, समस्याओं का समाधान करने का काम करेगी। भाइयों बहनों, ये जसपुर से मेरा बहुत लगाव है और मैं वर्षों से जब भी मैं देहरादून जाता था, हरिद्वार जाता था, तो कोई ऐसा मेरा चक्कर नहीं होता था जिस जाने में जिस बार मैं जसपुर में न रुकता हूं। जसपुर मेरे लिए बिल्कुल अपने घर जैसा है। उत्तराखंड में बीजेपी ने 2 सीटों पर एक्सपेरिमेंट करते हुए नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है। पौड़ी और हरिद्वार से पूर्व मुख्यमंत्री का टिकट काटते हुए अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया गया, लेकिन क्या इन दोनों नए चेहरों के लिए लोकसभा तक पहुंचना इतना आसान होगा? आखिर किन चुनौतियों का सामना अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत को करना पड़ सकता है? आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 2 सीट पर बीजेपी ने पुराने चेहरों को हटाया। पौड़ी हरिद्वार सीट पर नए चेहरों को बुलाया। बलूनी त्रिवेंद्र की आसान नहीं डगर। क्या बीजेपी की इस बार चलेगी लहर? उत्तराखंड बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव में जहां 3 सीटों पर कैंडिडेट्स रिपीट किए हैं, तो वहीं 2 सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया है। पौड़ी हरिद्वार सीट से पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत और निशंक का टिकट काटकर अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनावी मैदान में पार्टी ने उतारा है। लेकिन सवाल है कि क्या दोनों नए कैंडिडेट्स के लिए ये डगर इतना आसान रहने वाला है? क्योंकि लोकसभा तक पहुंचने के लिए इस राह में दोनों ही उम्मीदवारों के सामने कई चुनौतियां रहने वाली है। पहले बात पौड़ी लोकसभा सीट की करें तो इस लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सांसद हैं, लेकिन बीजेपी ने तीरथ का टिकट काटा और अनिल बलूनी को प्रत्याशी बनाया। ये सीट सैनिक बाहुल्य सीट है। ठाकुर और ब्राह्मण जातीय समीकरण भी इस सीट पर खूब चलता है। बलूनी के सामने सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस कैंडिडेट गणेश गोदियाल है। कांग्रेस उम्मीदवार गणेश गोदियाल दमदार हैं। गणेश गोदियाल पौड़ी गढ़वाल से लेकर चमोली रुद्रप्रयाग में अच्छा होल्ड रखते हैं। वो पहले मंदिर समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ के क्षेत्र में भी उनका अच्छा दबदबा है। इसके साथ ही पौड़ी लोकसभा सीट पर हावी मुद्दे भी अनिल बलूनी की परेशानी बढ़ाने वाले हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामला सबसे ज्वलंत मुद्दा है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जोशीमठ के घरों में दरारें पैदा होना है। 15 महीने बाद भी सर्वे के साथ साथ लोगों को कैंप में रहना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर इस क्षेत्र में एक बड़ा आंदोलन छिड़ा हुआ है। कांग्रेस इस मुद्दे को चुनाव में भुना सकती है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या पलायन के साथ साथ जानवरों द्वारा लोगों का शिकार का भी है।
उत्तराखंड में इस क्षेत्र से सबसे अधिक लोग पलायन कर रहे हैं। पौड़ी लोकसभा सीट पर ये तमाम मुद्दे हैं जिसके सहारे विपक्षी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ जनता के बीच जा सकती है और इस तरह से नए उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे अनिल बलूनी की राह में रोड़ा अटकाने का काम विपक्ष कर सकता है। वहीं बात हरिद्वार लोकसभा सीट की करें तो बीजेपी ने पूर्व सीएम निशंक का टिकट काटकर त्रिवेंद्र सिंह रावत पर किस्मत आजमाया है, लेकिन इनके सामने भी चुनौतियां कम नहीं रहने वाली। त्रिवेंद्र सिंह रावत 3 साल बाद सक्रिय राजनीति में दोबारा से वापस आए हैं। मुख्यमंत्री पद से अचानक हटाए जाने के बाद से ही वो अलग थलग पड़े थे। हरिद्वार सीट पर सबसे प्रमुख मुद्दा गन्ना किसानों के भुगतान का है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर तराई के इलाकों में किसानों का अच्छा खासा दबदबा है। किसान लगातार सरकार से गन्ना भुगतान की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस किसानों के मुद्दे को लगातार उठाती रही है। इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी लगातार मौन व्रत और किसानों के बीच जाकर उनकी आवाज उठाते रहे हैं। तराई के इलाके में बाढ़ भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। बीते मानसून में लक्सर, मंगलौर, खानपुर और निचले इलाकों में बाढ़ आई, जिसमें कई गांव के गांव डूब गए। यहाँ के लोगों ने नाराजगी जाहिर की थी। लोगों की नाराजगी जनप्रतिनिधियों को लेकर है, लेकिन खामियाजा इस लोकसभा चुनाव में त्रिवेंद्र सिंह रावत को उठाना पड़ सकता है। हरिद्वार की डेमोग्राफी और खानपुर के विधायक उमेश कुमार भी बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकते हैं। हरिद्वार भले ही धर्मनगरी और हिंदुओं की सबसे बड़ी सीट हो, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम आबादी 35% है। 11 विधानसभाएं हरिद्वार लोकसभा सीट में आती है, जिसमें हरिद्वार शहर, रानीपुर, ज्वालापुर, भगवानपुर, झबरेड़ा, पिरान कलियर, रुड़की, खानपुर, मंगलौर और लक्सर में अच्छी खासी मुस्लिम वोटर की संख्या है। हालांकि हरिद्वार लोकसभा सीट की बात करें तो ये सीट त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए कोई नई सीट नहीं है, क्योंकि वो खुद इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले डोईवाला विधानसभा से विधायक और मंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री तक का सफर तय कर चुके हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद भी लगातार वो हरिद्वार में सक्रिय रहे। ऐसे में काफी हद तक चुनौती से पार पाने का रास्ता त्रिवेंद्र सिंह रावत आसान कर चुके हैं, लेकिन बाकी मुद्दों पर विपक्ष बीजेपी के खिलाफ जनता के बीच जाकर पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी का ये प्रयोग कहीं पार्टी पर भारी तो नहीं पड़ जाएगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। पौड़ी पहुंचे राज्यसभा सांसद और गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने जिले में तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि तारामंडल और माउंटेन म्यूजियम देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को समर्पित है। साथ ही उन्होंने कहा कि पौड़ी में जल्द ही तारामंडल और पर्वतीय संग्रहालय बनकर तैयार किया जाएगा। ये दुनिया के खगोल प्रेमियों के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र रहेगा। इसके अलावा उन्होंने लोकसभा चुनाव कार्यालय का भी शुभारंभ किया। अनिल बलूनी ने कहा कि पार्टी और प्रधानमंत्री ने जिस विश्वास के साथ मुझे प्रत्याशी घोषित किया है, उसी विश्वास को और मजबूत बनाने के लिए जीत हासिल जरूर करेंगे। देखिए, अब पूरे देश के अंदर एक ही चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी 400 से पार होने वाली है। इसी प्रकार से उत्तराखंड के अंदर अब ये कोई किसी को शक नहीं है कि 5 सीटें जीतेंगी। अब यही चर्चा है कि उत्तराखंड के अंदर 5 सीटों में सबसे अधिक बहुमत के साथ कौन सी सीट जीतेगी। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया सबने कि हमारे गढ़वाल लोकसभा से 5 लाख से अधिक वोटों से भारतीय जनता पार्टी विजयी हो और एक कीर्तिमान बनाए। इसके लिए सब कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया और आने वाले समय में इसके लिए कार्य करें। हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद आम जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नारसन में रोड शो किया। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी जीत का भी दावा किया है। वहीं अल्मोड़ा सीट के लिए लोकसभा का टिकट मिलने के बाद भाजपा सांसद अजय टमटा लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करने के लिए पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अजय टमटा ने लोहाघाट नगर में जनसंपर्क कर लोगों से वोट अपील भी की। इसके बाद लोहाघाट स्टेशन बाजार में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। सांसद अजय टमटा ने कहा कि मोदी सरकार लगातार विकास कार्य कर रही है और तीसरी बार भी देश में मोदी सरकार बनने जा रही है। और मुझे लगता है कि मेरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर जब जब मुझे जो अवसर मिला, चाहे पंचायतों से लेकर लोकसभा तक, हर जगह हमने इतिहास बनाने का काम किया है। आज भी ये इतिहास बना है। जहाँ जिस स्थान से आप मेरा वीडियो बना रहे हैं, यहाँ से टनकपुर जाने में हमको पहले 4 घंटे 4.5 घंटे लगते थे। आज हम 1.5 घंटे में, यहाँ से 2.25 घंटे में हम टनकपुर पहुँच जाते हैं। यहाँ से पिथौरागढ़ जाने में पहले 3.5 घंटे 3 घंटे लगते थे, 4 घंटे लगते थे। आज हम यहाँ से 1-1.5 घंटे में पिथौरागढ़ पहुँच जाते हैं।
ये सारे काम जो हमारे हैं विकासकारी, और यहाँ तक कि हमारी पेयजल की योजनाएं घर घर तक जा रही है, किसानों को किसान सम्मान मिल रहा है, जिसके घर में छत नहीं था उसको छत दिया है। अजय टमटा जी यहाँ पहुँचे हैं और निश्चित तौर पर उनको मैं तीसरी बार सांसद बनने की शुभकामनाएं देता हूँ, ढेर सारी बधाई देता हूँ कि जो वर्तमान माहौल चला है, जो आज जनता में जोश और खरोश, ये स्वतः आप देख रहे हैं। आज एक शॉर्ट नोटिस में एक कार्यक्रम सीधे पिथौरागढ़ जाने का था, कार्यालय का उद्घाटन होना था, लेकिन जनसमूह अपने आप में जुट गया है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शुमार विजयपाल सिंह संचवाण ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों की माने तो विजयपाल संचवाण भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इन दिनों इलेक्टोरल बॉन्ड की खूब चर्चाएं चल रही है। किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया, इसकी लिस्ट सार्वजनिक की गई। इसमें नाम नवयुग कंपनी का भी उजागर हुआ है। ये वही कंपनी है जो उत्तरकाशी के सिलकियारा टनल का निर्माण कर रही है। अब इसे लेकर कांग्रेस ने सवाल भी उठाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। किस पार्टी को किसने कितना दिया चंदा? चंदा देने वाली कंपनी के नाम हुए उजागर। सिलक्यारा टनल का निर्माण करने वाली कंपनी का नाम भी शामिल। नवयुग कंपनी के नाम पर उठ रहे सवाल। राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे के लिए जहां इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया था और एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाली कंपनियों की जानकारी देने के लिए कहा था, वहीं सभी इस बात को लेकर इंतजार कर रहे थे कि आखिर किस कंपनी ने कितना चंदा राजनीतिक दलों को दिया है। लेकिन जैसे ही कंपनियों की लिस्ट जारी हुई, इसमें एक चौंकाने वाली बात नवयुग कंपनी को लेकर सामने आई है। ये नवयुग कंपनी वही कंपनी है जो उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल बना रही है और कंपनी की लापरवाही से कई मजदूर टनल के अंदर कई दिनों तक फंसे रहे। कंपनी की लापरवाही भी उजागर हुई, लेकिन कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जब इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सामने आई है तो पता चला है कि लापरवाह नवयुग कंपनी ने भी राजनीतिक दलों को चंदा दिया है। अब इस मामले में कांग्रेस ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि सिलक्यारा टनल में लापरवाही के बावजूद कंपनी पर कार्रवाई न होने के पीछे का कारण अब साफ हो गया है, क्योंकि नवयुग कंपनी ने चंदा दिया था। जिस नवयुग कंपनी को उसका कॉन्ट्रैक्ट था और जिसकी कोताही और लापरवाही से ये टनल हादसा हुआ, उस पर आज तक भी कोई कार्रवाई ना होना ये बताता है कि सरकार के साथ उसकी एक अंदर खाने सांठगांठ थी। और अब तो सब कुछ उजागर हो गया, सच्चाई सबके सामने आ गई कि लगभग अलग अलग वर्षों में कभी 30 करोड़, कभी 10 करोड़, कभी 15 करोड़, और अगर हिसाब लगाया जाए तो 55 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड जो है नवयुग कंपनी ने खरीदे थे एसबीआई से। और ये जाहिर सी बात है, इसमें बताने जैसा कुछ नहीं है कि ये बॉन्ड किस पार्टी को गए होंगे, और उसका हिसाब पूरा कर दिया गया है। उस कंपनी को पेनलाइज ना करके, यानी कि 55 करोड़ का बॉन्ड एक हाथ से लिया और दूसरी हाथ से नवयुग कंपनी को क्लीन चिट दे दी गई धामी सरकार के द्वारा। ये उत्तराखंड की जनता के साथ और उन 47 मजदूरों के साथ सरासर नाइंसाफी है। उत्तरकाशी टनल हादसे में नवयुग कंपनी की एक नहीं कई लापरवाही सामने आई थी। अब राजनीतिक दल को चंदा देने को लेकर भी पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के इन आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए हैं और जो इलेक्टोरल बॉन्ड दिए गए, अगर उसका एक वो देखते हैं तो वो सभी पार्टियों ने को इलेक्टोरल बॉन्ड मिले हैं। लेकिन जो किसी कंपनी पे इस तरह का आरोप लगाना और किसी इस तरह का विषय कहना, मुझे लगता है बेबुनियाद आरोप है और इन आरोपों में कोई ऐसा तथ्यात्मक चीज़ें भी नहीं दिखती हैं। मैंने जैसे कहा ना कि भाई कांग्रेस आरोप लगाती फिर भागती है, आरोप लगाती फिर भागती है, इसलिए ऐसा दूर दूर तक तो कुछ दिखता नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए नवयुग कंपनी ने किस पार्टी को चंदा दिया, ये बात भले ही साफ न हुई हो, लेकिन सियासी दलों को चंदा देने वाली कंपनियों की लिस्ट में नवयुग का नाम शामिल होने के बाद अब इसे लेकर सियासत गर्माती दिख रही है और सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई में नवयुग कंपनी की लापरवाही उजागर होने के बावजूद कंपनी पर कोई कार्रवाई न करने के पीछे का कारण चंदा हो सकता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष जंगवाल की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव को लेकर हरिद्वार की सभी विधानसभाओं में बीजेपी अब चुनाव कार्यालय भी खोल रही है। रानीपुर में भी चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने जो नारा दिया है अब की बार 400 पार, उसको लेकर सभी बीजेपी कार्यकर्ता तैयार है। एक साथ मिलकर हरिद्वार सीट पर जीत की तैयारी हो चुकी है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बन चुका है।
और लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ नेता और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को यहाँ पर प्रत्याशी हरिद्वार लोकसभा से पार्टी नेतृत्व के द्वारा बनाया गया है। आज हमारे इस लोकसभा चुनाव के निमित्त रानीपुर विधानसभा के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और इस उद्घाटन के अवसर पर सभी कार्यकर्ता आज एकजुट होकर चुनाव के मैदान में उतर गए हैं। वह गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने नगरपालिका कार्यालय में 20 विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि धामी सरकार राज्य में लगातार विकास कार्य कर रही है ताकि आम जनता को सुविधाएं मिल सके। मैंने नगरपालिका क्षेत्र में जो भी यहाँ से प्रस्ताव लिया जनहित में अपनी सरकार होते हुए हमने समस्त उन प्रस्तावों के सापेक्ष पैसे की स्वीकृति कराई और आज उसका शिलान्यास हुआ है। तो जिनके क्षेत्र में हुआ है वो सभी क्षेत्रवासी प्रसन्न हैं और उन्होंने बुला के यहाँ इज्जत मान सम्मान दिया। 20 से ज़्यादा गलियों का आज हमने शिलान्यास उद्घाटन किया है और उनके शिलापट भी यहाँ आप देख सकते हैं। जी एग्जैक्ट जो बजट है वो आपकी जानकारी में दे दिया। बीजेपी कांग्रेस आगामी चुनाव को लेकर तैयारी में जुटी है तो वहीं उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने में अपना पूरा सहयोग करने वाली पार्टी यूकेडी अपनी साख बचाने के लिए लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रही है। आगामी लोकसभा चुनाव में यूकेडी कितनी सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। नवंबर 2000 में राज्य गठन के बाद साल 2002 में हुए पहले विधानसभा चुनाव से लेकर 2022 तक के विधानसभा चुनाव और इस अवधि में हुए लोकसभा चुनाव में यूकेडी के लिए परिस्थितियां इस तरह बिगड़ी कि उसके सामने अस्तित्व बचाने का संकट खड़ा हो गया। 2 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव के बाद जनाधार खो चुके यूकेडी को पिछले साल अक्टूबर में तब बड़ा झटका लगा जब चुनाव आयोग ने उनका चुनाव चिन्ह तक छीन लिया। लगातार गिरते मत प्रतिशत और चुनाव आयोग के पैमाने पर खड़ा न उतरने के चलते यूकेडी का राज्य स्तरीय मान्यता का दर्जा भी समाप्त कर दिया गया। यूकेडी के केंद्रीय उपाध्यक्ष का कहना है कि लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी तैयारी में जुट चुकी है और दोबारा से अपने चुनाव चिन्ह को वापस लाएगी। देखिए, हमने पूरी 5 सीट में हम प्रदेश की पार्टी हैं, स्थानीय पार्टी हैं और राज्य पार्टी हैं, तो निश्चित तौर पे हमेशा की भांति इस बार भी हम जो है 5 की 5 लोकसभा में अपने प्रत्याशी उतारेंगे, जिसमें हमारी केंद्रीय चुनाव संचालन समिति का हमने जो उनको कार्य जो है बांट दिया है और बहुत जल्दी 4 या 5 दिन के अंदर जो है हम प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगे। यूकेडी का राज्य की जनता के बीच विश्वास हासिल न कर पाने के पीछे कई वजह रही। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर रहना तो बड़ा कारण रहा ही, साथ ही दल के नेताओं की आपसी लड़ाई और वर्चस्व की लड़ाई ने भी इसे हानि पहुंचाने का काम किया। राष्ट्रीय दलों के खिलाफ तो पार्टी के कई नेता कोई माहौल तैयार नहीं कर पाए और सत्ता का सुख पाने के लालच में नेताओं ने पार्टी के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया। लेकिन अब यूकेडी युवा कार्यकर्ताओं को जोड़कर फिर से पार्टी को खड़ा करने की कोशिश में जुटी है। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का कहीं ना कहीं देखिए उत्तराखंड हितैषी पार्टी है यूकेडी और निश्चित तौर पे जो है पृथक राज्य की लड़ाई उत्तराखंड क्रांति दल नहीं लड़ी है, ये सबको पता है और पूरे सब जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जब सरकार के टाइम पे हमें बीजेपी को समर्थन दिया था तो उस समय कहीं ना कहीं यूकेडी से जो थोड़ी भूल हुई थी तो उस भूल के कारण हमारे को परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन निश्चित तौर पे अब जनता जान चुकी है कि यूकेडी पूरी तरीके से अपने दम पे सब जो भी निर्णय है, क्षेत्र के निर्णय है, प्रदेश के निर्णय स्वयं यूकेडी ले रही है और यूकेडी जो है पूरे तरीके से लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी में है। प्रदेश में उत्तराखंड क्रांति दल अपना वजूद खो चुकी है, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी फिर से जनता के बीच जाकर अपनी पहचान बनाने की कोशिश में जुटती दिख रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। देश भर में डीजल और पेट्रोल के दामों में आई 2 रुपए की कमी को लेकर कांग्रेस ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार चुनाव के पहले कीमत कम करने जा रही है और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएंगे सरकार कीमतों को बढ़ा देगी। वहीं भाजपा का कहना है कि तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर निर्भर करती है और कीमतों को अब सरकार नहीं बल्कि तेल कंपनियां निर्धारित करती है।
मैं चुनावी पुलाव के रूप में देखती हूँ। और अभी तो केवल पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। आगे आगे तो सिलेंडर के दाम भी कम होंगे और दालों के दाम भी कम होंगे। अचानक से चुनाव के समय पर पता नहीं कैसे अर्थव्यवस्था इनकी सुधर जाती है, जीडीपी बेहतर हो जाती है। सब आंकड़ों की बाजीगरी है। पूरे 5 साल जनता को महंगाई की चक्की में पीसते रहो, उसे त्रस्त करे रखो और ठीक चुनाव में वोट लेने के लिए इस तरह से पुलाव परोसने शुरू कर दो। नहीं, देखिए, पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ने और घटने का विषय है वो तो इंटरनेशनल मार्केट पे डिपेंड करता है कि कितने रेट बढ़ेंगे, कितने घटेंगे। सरकार के हाथ में तो सिर्फ बैट रहता है, जीएसटी रहता है, एक्साइज रहता है, इन चीजों में ऊपर नीचे रेटों को करती है, बाकी तो मार्केट पे डिपेंड करता है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने प्रदेश में कमर्शियल वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसमें सिटी बस और विक्रम के लिए एक समान प्रावधान रखा गया है। कमर्शियल वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी कैसी रहेगी, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। उत्तराखंड में प्रदूषण कम करने के लिहाज से प्रदेश की धामी सरकार ने कमर्शियल वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसमें सिटी बस और विक्रम के लिए एक समान प्रावधान रखा गया है। सिटी बस और विक्रम के संचालक अपने पुरानी गाड़ियों को रुड़की में स्थित 2 सेंटर में स्क्रैप करा सकते हैं। वहीं आरटीओ की माने तो स्क्रैप पॉलिसी सरकार ने कैबिनेट से पहले लागू कर दी थी। स्क्रैप पॉलिसी के अंतर्गत 2-3 तरह के वाहन हैं। इस पॉलिसी के तहत ऐसे वाहन हैं जो बिल्कुल तरीके से कबाड़ हो चुके हैं और पुराने कमर्शियल वाहन हैं। ऐसे वाहनों को परिवहन विभाग के केंद्र पर ले जाया जाता है और स्क्रैप किया जाता है। स्क्रैप पॉलिसी उत्तराखंड सरकार ने इस कैबिनेट की मीटिंग से पहले भी लागू कर दी थी। इस स्क्रैप पॉलिसी के अंतर्गत 2-3 तरह के वाहन हैं। सबसे पहला है ऐसे वाहन जो कि बिल्कुल कबाड़ हो चुके हैं और पुराने कॉमर्शियल वाहन हैं। उन कॉमर्शियल वाहन को अगर स्क्रैप डीलर्स के बाद जो हमारे मेन RSVF हैं, जो फैसिलिटी है स्क्रैप फैसिलिटी, वहाँ पर अगर अपना वाहन को कटवाया जाता है और उससे सर्टिफिकेट लेके आते हैं तो हम उनकी पुरानी जो टैक्स की लायबिलिटी है उसमें पेनल्टी को 50% करने की प्रोविजन हम दे रहे हैं। सिटी बस या विक्रम की परमिट को सरेंडर करने और वहां के स्क्रैप करने का प्रमाण पत्र देने पर 25 से 30 सीट की नई CNG या स्वच्छ ईंधन बस खरीदने के लिए वहां लागत का 50% सब्सिडी दी जाएगी। वहीं वाहन को स्क्रैप किए बिना परमिट सरेंडर करने पर वहां लागत का 40% अनुदान दिया जाएगा। नहीं, उनकी सरकार का स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि हमने ही इस बात को रखा था। आप ये देखोगे जो हमारी 2008, 7, 6 मॉडल है तो उसमें सरकार द्वारा कहा गया है कि भाई तुम जो है अपने स्क्रैप पॉलिसी में अपना दे दो, जो कबाड़ी का अपना जो उसका लेटर होगा उसके आधार पे जो है हम आपको 50% देंगे। लेकिन आपने देखा होगा किसी गाड़ी की मॉडल है 2018 है, 19 है, 20 है या 16 है, वो तो स्क्रैप पॉलिसी में नहीं आई। लेकिन उसमें सरकार ने कहा है कि ये कहीं भी अपनी गाड़ी को वाहन को अपना विक्रय कर सकते हैं और या क्रय कर सकते हैं, जो भी इनको है, लेकिन उसके आधार पे जो है 40% सब्सिडी जाएगी। तो ये स्वागत योग्य कदम है। ये सरकार ने जो है और शासन के अधिकारियों ने बड़ा सोच समझ के सिटी बसों के लिए जो है स्वागत योग्य कदम उठाया है। बता दें कि स्क्रैप पॉलिसी को धामी सरकार की मंजूरी के बाद देहरादून में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जाएगा। स्क्रैप पॉलिसी बनाकर सालों पुरानी गाड़ियों को यूज से बाहर करने के पीछे का मकसद है कि प्रदेश में प्रदूषण को कम किया जा सके और लोग स्वच्छ वातावरण में खुलकर सांस ले सके। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। नैनीताल में भी स्वीप टीम लगातार जिले के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। होली के कार्यक्रमों में भी महिला होलियारों के माध्यम से जनता को जागरूक किया जा रहा है। देखिए, मतदान करना हम सभी की जिम्मेदारी है इस लोकतंत्र में। और अभी हमारे नगर निगम की बहनी सेना ने भी एक ह्यूमन चेन बना करके लोगों को अवेयर किया था और हम लोग नए नए तरीके से लोगों को अवेयर कर रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स हो। आने वाले समय में हम सफाई जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं, जो सफाई के फील्ड में लगे हुए कर्मचारी हैं, उनके माध्यम से भी करेंगे। और हमारी सोशल मीडिया की टीम डेली जो है इंटरनेट पर, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, सभी पर प्रचार प्रसार कर रही है। और मुझे उम्मीद है कि इस बार नैनीताल जनपद वोटर टर्नआउट के मामले में बहुत ही अच्छा परफॉर्म। उधर अल्मोड़ा में भी लोकसभा सीट के लिए चुनाव प्रबंधन समितियां गठित की गई है। जिले के 100 से अधिक कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री गोविंद सिंह पिलखवाल ने दावा करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अजय टम्टा लोकसभा में 5 लाख वोट से जीत हासिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश नेतृत्व द्वारा पूरे उत्तराखंड के 5 लोकसभाओं में चुनाव प्रबंधन टोली की घोषणा की गई है, जिसमें
अल्मोड़ा लोकसभा में भी महत्वपूर्ण 100 से अधिक कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार एक चुनावी मूवमेंट में है। हम लगातार जब से हमारे प्रत्याशी घोषित हुए अजय टम्टा जी, तब से लगातार उनका भी भ्रमण चला है। आज लगभग उनके 10-11 विधानसभाएं पूरी हो चुकी है और आज ही एक सूची आई है जिसमें जिम्मेदारी मुझे भी दी गई है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव और आगामी त्योहारों को देखते हुए अल्मोड़ा में एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने सभी थाने के पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने सभी क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं और तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है, सभी बैरियरों पर लगातार निगरानी की जा रही है। आज हमारी क्राइम मीटिंग भी थी, उसमें इलेक्शन को लेकर हमने डिस्कस किया है। ज्योग्राफी के लेकर देखें तो नैनीताल, चंपावत और अल्मोड़ा तीनों जिले का एक ट्रायंगल वाला बॉर्डर है, जो कि चरस बरस इसके लिए काफी पहले से ही ये कुख्यात रहा है। क्योंकि ये नशा मुक्त हमें उत्तराखंड करने का एक जो ध्येय है उसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीमें लगातार उस तरफ जो चरस को लेकर ध्यान देती भी रही है। इसी दौरान कल ये लेट नाइट में लमगड़ा पुलिस को एक सफलता मिली, जिसमें एक अभियुक्त के कब्जे से लगभग 875 ग्राम के आसपास चरस बरामद की है और भविष्य में भी उस दिशा में हम आगे वहां पर काम करते रहे। वहीं लोहाघाट में शिक्षा विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल जिला पुस्तकालय का कई महीनों से बिजली बिल समय से जमा न करने के कारण विभाग ने लाइब्रेरी का बिजली कनेक्शन ही काट दिया है, जिस कारण पिछले 3 दिन से छात्र छात्राएं अंधेरे में पढ़ाई कर रहे हैं। लाइट न होने की वजह से लाइब्रेरी का वाईफाई भी नहीं चल पा रहा है। वहीं छात्र छात्राओं ने लाइब्रेरी प्रबंधक पर भी समय से लाइब्रेरी न खोलने, किताब उपलब्ध न कराने समेत कई समस्याओं को लेकर एसडीएम को अवगत कराया है। पढ़ने की तो दिक्कत है ही, तभी लाइब्रेरी आते हैं। इसमें यहाँ के स्टाफ की गलती है, सतर्कता नहीं है इनमें पहले ही हमने प्रार्थना पत्र दिए थे कि आप यहाँ कनेक्टिविटी की भी दिक्कत है, कुर्सियों की भी दिक्कत है और यहाँ पीने के पानी की भी दिक्कत है, पर इसमें कोई स्टाफ में तो ऐसी कोई सतर्कता भी नहीं है कि ये करते हैं, बस रिसीविंग ले लेते हैं और उसको रख देते हैं। गदरपुर में पिछले 25 दिन से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रही है, मगर उनकी मांगों पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक ने अपना समर्थन दिया। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के प्रदेश अध्यक्ष सलविंदर सिंह कालसी ने कहा कि जिस तरह से धूप, गर्मी, बरसात में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी निभाती है, ऐसे में सरकार को उनका मांग दे और अन्य मांगों पर संज्ञान लेना चाहिए। इनके पास बहुत वर्कलोड है, इनको हर प्रकार का काम जो है इनको दिया जाता है। इनको वहाँ बच्चा भी पढ़ाना है, इनको आपका बीएलओ का काम करना है, इनको वहाँ पर किसी का परिचय पत्र है वो बनाना है, इनको जो है अभी इलेक्शन आया है तो वहाँ पर इनकी ड्यूटीज बहुत है और उस हिसाब से जो है इनको बहुत कम मानदेय दिया जाता है और एक जो आप अनस्किल्ड का लेबर का कहें उसके बराबर भी इनका मानदेय नहीं है। तो ये मानदेय वाली इनकी जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि एक परिवार को पालना जो है वो इतने कम पैसे में जो है पाला नहीं जा सकता। समर्थन के साथ हम ये भी चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो जायज मांगे हैं, मुख्यमंत्री तक हमारी मांगे पहुंचे और हमारी मांगे पूरी करी जाए। आचार संहिता लगने वाली है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमें 600 रुपये न्यूनतम मजदूरी दी जाए। वहीं गुलरबोज स्थित बोर्ड जलाशय में 10 दिवसीय कैनोइंग और कयाकिंग जल क्रीड़ा प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में जिले के 48 से ज्यादा प्रशिक्षु हिस्सा ले रहे हैं। ट्रेनर मुकेश शर्मा ने बताया कि सरकार द्वारा जल क्रीड़ा को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। सभी खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के बाद नेशनल गेम्स में हिस्सा लेंगे और उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। और अभी 10 दिवसीय टूरिज्म डिपार्टमेंट ने अभी कैंप लगाया है, जिसके लिए मैं इनको 35 बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ आया हूँ। और मैं आगामी नेशनल गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स का जो इवेंट होने हैं, रोइंग, कैकिंग, कैनोइंग, वो इसी जगह पे होने हैं। और ओलंपिक एसोसिएशन और खेल डिपार्टमेंट सबका एक फोकस है कि जहाँ पे जो डेस्टिनेशन है जिस गेम की, वहाँ के बच्चे भी डेवलप हो। वहीं उधमसिंह नगर जिले के थाना पुलभट्टा में चेकिंग के दौरान एसटीएफ की टीम ने 5.5 किलोग्राम अफीम और 3 क्विंटल डोडा के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ के एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि दोनों ही अंतर्राज्यीय तस्कर है, जो रांची के एक इलाके से कैंटर के जरिए मादक पदार्थ उत्तराखंड ला रहे थे, जिसकी खपत रुद्रपुर, गदरपुर, बाजपुर क्षेत्रों में की जानी थी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान चलाया जा रहा है और उसमें हमारी एसटीएफ की जो एएनटीएफ टीम्स हैं लगातार बड़ी एनफोर्समेंट की कार्रवाई करने में लगी हुई हैं।
इसी क्रम में एक बड़ी सफलता हमारी टीम को हासिल हुई है। हमने कल देर रात पुलबट्टा थाना क्षेत्र से जिला उधम सिंह नगर में एक टैंकर को वो किया है, सीज़ किया है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 300 किलोग्राम डोडा पाउडर और 5.5 किलो अफीम बरामद की गई है। इनसे पूछताछ में सामने आया है कि ये जो सप्लाई है ये झारखंड से लेकर आ रहे थे और इसको उधम सिंह नगर के अलग अलग क्षेत्रों में इसको सप्लाई किया जाना था और पिछले लगभग 1 साल से ये लोग इस तरह की जो सप्लाईज़ हैं वो कर रहे थे और इसमें हमारी टीम को जानकारी मिली थी और उसको डेवलप करके हमने इनको इंटरसेप्ट करके गिरफ्तार किया है। हल्द्वानी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापेमारी अभियान के दौरान बड़ी मात्रा में नकली मावा और पनीर बरामद किया है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभय कुमार ने बताया कि मुरादाबाद से हल्द्वानी की बस में ये मावा और पनीर रखवाया गया था। फिलहाल जब से खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस मावे को पकड़ा है तब से इसे क्लेम करने के लिए कोई नहीं आया है। मावे की जांच कराई जा रही है। जैसे ही जांच होगी उसके बाद इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 5.5-6 कुंटल के आसपास मावा पकड़ा है और 80 किलो पनीर पकड़ा है। अभी उसको क्लेम करने के लिए कोई नहीं आया है। अभी वो एक तरह से हम लावारिस उसको मान रहे हैं और वो तहसील परिसर में रखा हुआ है। कहाँ से लाया जा रहा था सर? ये मुरादाबाद से आया था। और एक जो पनीर है उसके बारे में पूरा पता नहीं है क्योंकि वो ऐसी लावारिस हालत में रखा हुआ था बस स्टेशन में। गदरपुर तहसील परिसर में किसानों ने अपनी कई समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के प्रदेश अध्यक्ष सलविंदर सिंह ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल के बिजली बिल माफ किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड में भी ट्यूबवेल के बिजली बिल माफ किए जाए। परेशानी वही पुरानी है हम लोगों की, क्योंकि कुछ जमीनें जो है 2004 के बाद जो वर्ग 4 की जमीनें उसमें कब्जा जो है वो भरना दोबारा बंद कर दिया गया, या यूं कहिए कि उनमें से कब्जे हटाकर वर्ग 5 में दर्ज कर दिया गया उसकी श्रेणी में, नई पट्टी जिसे कहते हैं। और उसके बाद कुछ बंजर जमीनें जो आज तक कभी बंजर रही होंगी लेकिन किसान ने उसे उपजाऊ बना लिया अपने समय से अपनी मेहनत करके, तो आज उसे उपजाऊ में दर्ज करके किसान के पक्ष में नियमितीकरण उसका होना चाहिए और उसको मालिकाना हक मिलना चाहिए। इसी को लेकर हमने सभी प्रकार की श्रेणी की भूमियां जो थी उनके बारे में आज ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा है। लक्सर तहसील प्रशासन की टीम ने भिकमपुर क्षेत्र में छापेमारी करते हुए 2 जेसीबी सहित 8 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज किया है। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने कहा है कि अवैध खनन के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। तहसीलदार साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था जिसमें 2 जेसीबी और 8 ट्रैक्टर हमने सीज किए हैं और अभी वो भिकमपुर चौकी के सबूत हमने किया हुआ है और उनके खिलाफ अवैध खनन में कार्रवाई की गई है। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। जसपुर में आयोजित लाभार्थी सम्मान समारोह और जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं की दी सौगात। लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने पौड़ी को दी सौगात। जिले में तारामंडल और माउंट म्यूजियम का किया शिलान्यास, अपनी जीत का किया दावा। बीजेपी ने उत्तराखंड की 2 लोकसभा सीटों पर किया एक्सपेरिमेंट। पौड़ी और हरिद्वार में क्या बलूनी और त्रिवेंद्र दिलाएंगे जीत, यह भाजपा को भारी पड़ेगा प्रयोग। राजनीतिक दलों को चंदा देने वाली कई कंपनियों के नाम हुए उजागर। सिल्क यारा टनल का निर्माण करने वाली नवयुग कंपनी का भी नाम शामिल। कांग्रेस अब उठा रही सवाल। और देश भर में घटे पेट्रोल और डीजल के दाम। उत्तराखंड कांग्रेस ने सरकार की नीयत पर उठाए सवाल। कहा चुनाव खत्म होते ही फिर बढ़ा दिए जाएंगे दाम।